नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष इस दृष्टि से होने वाला है कि हम उन बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हम सबके आसपास घूम भी रही हैं, हमें चिंतित भी कर रही हैं और कहीं न कहीं हमारे भीतर एक अनिश्चय का सा भाव आने लगा है, ये देखते हुए कि इज़राइल और ईरान के मध्य में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति महोदय ने जैसा कहा कि मैं सोचने के लिए 2 सप्ताह का समय लूँगा, वो उन्होंने दूसरे दिन इस तरह से ईरान के नाभिकीय ठिकानों जहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट होने की बात थी, उनको उन्होंने बम से उड़ा दिया और उसकी घोषणा भी कर दी। बहुत सारे संदर्भ हैं इस समय युद्ध के हालात जैसे कि हमने पिछले कई दशकों में नहीं देखे, वैसे हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और ये एक संयोग रहा कि जिस दिन राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान में बमबारी की घोषणा की गई थी, वो वही दिन था जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो हम बात करने वाले हैं वॉर, वर्ल्ड पीस और योग के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी और डॉक्टर गोविंद पारिक जी। तो ऐसा लगता है कि 2 डॉक्टर्स के बीच में मैं साबुत बचा रह जाऊँगा। तो लेकिन गंभीरता से देखा जाए प्रेम जी, आप अपेक्षा कर रहे थे क्या कि अमेरिका इस तरह का निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ले सकता है ईरान के विरुद्ध? हाँ, मुझे लग रहा था। जिस तरह से वो बीच मीटिंग छोड़ कर के गए थे, जी। उस समय वो जितने गुस्से में थे और वो जिस तरीके से अपना ट्वीट पे बता रहे थे कि फ्रांस के प्रेज़िडेंट को कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं सीज़ फायर कराने जा रहा हूँ। तो उस वक़्त उनका मूड ज़रा ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एग्रेशन में हैं और जाकर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन जब उनका आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब उनका ये बात सामने आई कि अभी वो 2 वीक के लिए इस पर विचार करेंगे। तब मुझे लगा कि यार इतना जल्दी भागने की क्या ज़रूरत थी? जब 2 वीक रुकना था तो 2 दिन रुक ही जाते। हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे लग रहा था कि इस दौरान जो है वो ईरान की तरफ से कुछ परिस्थितियाँ इज़राइल के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी, अगर वो कुछ अमेरिका एक्शन नहीं लेता है तो। लेकिन ट्रंप यहाँ पर खरे उतरे और उन्होंने एक्शन लिया जो कम से कम मुझे तो पसंद आया। तो कई लोगों को पसंद आया, कई लोगों को नहीं भी पसंद आया और पसंद आने वालों में जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मार्क पेंस जो थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन करके और उनकी निर्णायक क्षमता की सराहना की, जो कि काफ़ी समय से ट्रंप के आलोचक रहे हैं। गोविंद जी, इस बात के ठीक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले समझिए तो जब वो G7 बैठक से निकल कर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात हुई थी और फिर उन्होंने लंच पर आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनको बुला दिया था। उसको लेकर भी एक बड़ा आवेश कई लोगों के मन में रोष था। यहाँ भी जो इंडियन अमेरिकन्स हैं उनको अच्छा नहीं लगा था। उसके कॉन्टेक्स्ट में अब ये एक और कंट्रास्ट आ जाता है। कई बार लोग ये बात उससे अनुमान लगा रहे थे कि वो एयर बेस पाकिस्तान में ईरान के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लेने के लिए शायद समझौता हुआ वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि आपको इतना आपने भारत और अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करके और शांति स्थापित की, तो आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। मुझे ये सुनकर ऐसे जैसे अभी भी थोड़ी हँसी यार मुझे लगा कि समझो पहले इनको मिलेगी नहीं वो बात अलग है, लेकिन आसिम मुनीर जैसा मनुष्य तो लास्ट पर्सन होना चाहिए पीस प्राइज के लिए बात करने वाला। तो वहां से लेके आप यहाँ तक आइए गोविंद जी। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बात हुई कि अमेरिका को क्यों कूदना पड़ा और ट्रंप का एक्शन जो हुआ उसके बारे में। तो ये एक तरह से तय सी बात है कि जिस तरह की उनका कंपल्शन था कि उनको कूदना ही पड़ता और वो कूदे भी। अगर वो नहीं कूदते तो स्थितियां ज्यादा गंभीर होती, वो शायद परेशानी ट्रंप की छवि है उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड एक बहुत बुरा विपरीत प्रभाव पड़ता। वो जिस तरह से अभी प्रेम जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि जिस आक्रोश के साथ में उन्होंने ग्रुप 7 को छोड़ करके तत्काल बाहर आए कनाडा से, वो एक तरह से जिस तरह से ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था और इजराइल क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका पर बेस्ड रहा है और अगर वो इजराइल को इस संकट से नहीं बचाते तो अब तक और बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हो चुका होता और शायद हो सकता है इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता अगर अमेरिका इसमें इंटरवीन नहीं करता तो। इजराइल के नेतन्याहू लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आइए,
और उनका आना एक तरह से अपने कमिटमेंट को निभाने जैसा था, जो उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ अमेरिका बहुत लंबे समय से ईरान के खिलाफ ये एनवायरनमेंट बनाता रहा है कि उसके एटॉमिक पावर, जो जिस तरह की ताकत बनने जा रहा है वो, उसके ऊपर नियंत्रण ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत कूटनीतिक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को अपने साथ में लिया। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ को एक तरह से ये संदेश दिया कि अमेरिका इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, और आज आप ये देखेंगे कि ईरान के साथ में कोई बड़ा इस्लामिक देश खड़ा नहीं है। हालाँकि ईरान शिया कंट्री है और ज़्यादातर मुस्लिम देश, 52 मुस्लिम देश हैं, मुश्किल से 2-3 देश ऐसे हैं जो दबे स्वरों में ईरान का समर्थन करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसके साथ नहीं आने, साथ आने के बारे में कोई किसी तरह का स्पष्ट नहीं है कि हम ईरान के साथ आएँगे। तो ये एक तरह से ट्रंप ने ये संदेश दिया कि कहीं ये युद्ध अमेरिका वर्सेस इस्लाम नहीं हो जाए। तो वो उस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को अपने साथ बुला करके, क्योंकि पाकिस्तान भी एक वहाँ वो भी एक सुन्नी कंट्री है, अधिकांश सुन्नी तो ये गोविंद जी की आवाज़ है है वो वहाँ पर भी, तो वो उन्होंने कर सकते हैं। और जितने इस्लामिक तो ये देखते हुए जो हालात हैं प्रेम जी कि वो बीच-बीच में उनका स्वर हमसे दूर चला जाता है। कंट्री आती हाँ, तो गोविंद जी आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि आपके यहाँ का कनेक्शन फिर तो से जितने ठीक हो जाए। इस्लामिक कंट्री तो मुझे लगता है प्रेम जी हम अपने जारी रखते हैं ये सोचते हुए कि अभी थोड़े समय में शायद वो ठीक हो जाए। बात वहाँ पर थी जहाँ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को आना ज़रूरी लगा। आपको लगता है कि अमेरिका अभी देर कर देता तो इज़राइल के ऊपर ईरान द्वारा जो मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे, वो कोई बहुत विपरीत स्थिति इज़राइल की हो सकती थी? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि इज़राइल अपनी ताकत के साथ लड़ता है और लड़ता रहेगा। लेकिन इज़राइल की मॉरल जो है वो थोड़ा डाउन होता कि जो कमिटमेंट अमेरिका का मेरे साथ में है, उसने 2 वीक के लिए टाल दिया है। और ये वर्ड मैसेज भी अच्छा नहीं जाता, जो कि अब आप देखिए कि खुमैनी साहब ने इस युद्ध को, जो कि इज़राइल और ईरान के बीच का युद्ध है, इसको इन्होंने इस्लाम और यहूदियों के बीच का युद्ध कर दिया। जी, जी, और जी। इसकी ये इस वजह से इनको ये लगता था कि इस्लाम के अगेंस्ट में, अगर जैसा आप कह रहे थे अमेरिका जाता है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के मुनीर को अपने पास में बुलाया और उनसे बैठ के बातचीत की। जबकि मुनीर की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है, उसकी आलोचना हो रही है। और वहाँ की पब्लिक बिल्कुल ईरान के फ़ेवर में है, वो इज़राइल के बिल्कुल फ़ेवर में नहीं है। भारतीय मुसलमान भी ऐसा ही सोचता है कि वो इज़राइल के फ़ेवर में नहीं है, वो ईरान के फ़ेवर में है। लेकिन कोई भी राज्याध्यक्ष इस्लामिक देशों का, वो कोई भी इनके खुल कर के अपनी बात नहीं कहता। ये व्यापारिक समझौते के अंतर्गत ही ऐसा हो सकता है। भीतर से तो ये सब इस्लाम के नाम पर एक हो जाते हैं, जैसा हम लोग देखते हैं। और मुनीर भी कोई आश्चर्य नहीं है कि अमेरिका की पीठ पर एक छुरी भोंक देगा, और ये होगा। चलिए तो उसके बारे में आने वाले समय में देखते हैं, पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं गोविंद जी, पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से थोड़ा हम अगर सिर्फ उस मुलाकात की तरफ ध्यान देते हैं जब मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप, सबसे पहली बात तो ये है कि वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वो फील्ड मार्शल हैं। दूसरा, अब तक अगर वो सेनाध्यक्षों के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकातें हुई हैं तो वो तब तक तख्ता पलट कर चुके थे, चाहे ये मुशर्रफ रहे हों या उनके पहले वाले एक कोई रहे हों। जियाउल्लाह जियाउल्लाह खैर। तो लेकिन इस मुलाकात को आप भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के त्रिकोणात्मक संबंध की दृष्टि से कैसे देखते हैं? और ये भी हमें याद है कि वो फ़ोन पर मोदी जी को उन्होंने कहा कि आप इधर से होते जाइए, उन्होंने कहा कि मेरा और पूर्ण कमिटमेंट वगैरह है। तो उस सब को आप भारत की तरफ से कैसे देखते हैं? जैसे कुछ विश्लेषकों का ऐसा मत है, प्रेम जी बाद में मैं आपसे भी इस पे आपकी टिप्पणी चाहूँगा, कि ये कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक हार है, क्योंकि इसके ठीक पहले वो जो संसदीय दल आया था, वो लोग वाइस प्रेज़िडेंट से मिले थे, अपना पक्ष उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया था और बल्कि उनको पहले से मालूम ही था ट्रंप को, खुद ही उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की थी पठानकोट हमले के बाद में। तो उस सब के चलते आप क्या देखते हैं, अमेरिका क्यों इतना प्रो पाकिस्तान एकदम लगने लगा है? क्या इसका कारण यही रहा है कि ईरान के साथ कार्रवाई करनी थी या कुछ और परतें हैं इसकी, आप कैसे देखते हैं?
अशोक जी, जो जिस तरह का माहौल इस समय जो भू राजनीतिक एनवायरनमेंट है पूरे वर्ल्ड का, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि अमेरिका बहुत ही कूटनीतिक तौर पर बहुत मतलब होशियार और चाल अपनी चलता रहा है। अगर इसको सही मायने में देखें कि मुनीर को जब बुलाया और बुला करके लंच के लिए इनवाइट किया, तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के बजाय एक सेनाध्यक्ष को अपने यहाँ बुलाना और उस सेनाध्यक्ष को भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, जिसने पहलगाम पर अटैक करने में इम्पोर्टेंट रोल किया और उसके बाद जो लगातार टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा हो, जिसका लगातार जिसने टेररिज्म उसके बाद में भी जब अटैक के बाद में जब देख रहे हैं जितने टेररिस्ट ठिकाने उड़ाए गए, मुनीर उनकी देख-रेख में उनको सबका पुनर्निर्माण करवा रहा है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत अजीब-सी बात रही। एक बात और साथ में कहना चाहूँगा कि ट्रंप के बारे में जिस तरह से मोदी जी से उनकी मित्रता के दावे फर्स्ट टेन्योर में किए गए, हमें उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद में भारत और अमेरिका के संबंधों में और बेहतरी होगी और अच्छे होंगे। लेकिन आने के तुरंत बाद से, तत्काल बाद से अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लगा जो भारत के पक्ष में जाता रहा हो। और खासतौर पर जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुला करके उन्होंने लंच दिया और दूसरी बात ये है कि अपन ये कहने के लिए अपना वो बचाव कर लेते हैं, मैं मोदी जी से भी फ़ोन पर बात की, लेकिन जो जानकारी मिली है उससे तो यही मिला है कि भाई लगभग जो लोग नहीं आए हैं, उन सब जिनसे वो मिल नहीं पाए, उन सब से उन्होंने फ़ोन पर बात करके अपने आप को स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध थे, वो एक ट्रंप का ये भी भारत की तरफ एक मैसेज होगा कि भारत और रूस के बीच में जो मजबूत संबंध रहे हैं, जो सैन्य समझौते हमारे रूस के साथ में हैं, जो हमने सैनिक साजो-सामान रशिया से खरीद रहे हैं और आज अगर देखा जाए तो भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा सोवियत संघ से रशिया से खरीदे हुए हमारे जो साजो-सामान है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। ब्रह्मोस से लेकर के बहुत सारी ऐसे मिसाइल्स हैं जो हमने रशिया के सहयोग से बनाई है और साथ में कई शिप्स जो अभी भी लेटेस्ट अभी एक वॉरशिप हम और इम्पोर्ट कर रहे हैं रशिया से। तो वो एक तरह से वो संतुलन चाहता है कि जिस तरह से हम थोड़े से कहीं प्रो रशिया कैंप में वापस नहीं चले जाए। तो ट्रंप एक तरह से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बात उतनी ही सच है कि जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने अपने साथ में लिया, एक तो इस्लाम साथ में जुड़ा और दूसरा पाकिस्तान में उनके सैनिक अड्डे जुड़े और तीसरा अगर पाकिस्तान ईरान का साथ अगर देता है, तो उस स्थिति में ट्रंप के सामने मुश्किलें बढ़ती, तो उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये किया। हालाँकि ये बात जैसा प्रेम जी ने कहा कि मुनीर का कार्य और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कार्य, पाकिस्तान के विपक्षी दल ही नहीं, पाकिस्तान के सत्ता पक्ष ने भी जमकर इसकी आलोचना की है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आज उसकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जम के आलोचना की इन दोनों चीज़ों की। तो गोविंद जी, आपकी बात में हमने ये पक्ष समझा, जो कि आपका अनुमान कह दीजिए आपकी दृष्टि में, कि वो भारत के साथ में भारत के रशिया के प्रति सामीप्य और सामरिक जो एक समझौते हैं, उसको लेकर संभव है ये बात हो। पर इसका दूसरा पक्ष अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं प्रेम जी, तो कई बातें ऐसी निकल कर आती है जिसमें ये पक्ष गौण होके ऐसा है कि उनके अन्य जो व्यापारिक या ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिप्टो करेंसी संबंधी इत्यादि और भी कुछ कारण जो कि हम ऐसा समझे कि जो लाइजनिंग है वो कहीं पाकिस्तान की तरफ से जैसी अमेरिका में वॉशिंगटन में हो रही है, वो ज्यादा गहराई से उनकी पकड़ है व्हाइट हाउस के अंदर, ऐसा लगता है। तो अब अगर प्रश्न को मैं पुनः दोहराता हूं, आप इसको ये समझेंगे कि स्थितियां इस तरह जैसे ऊंट करवट जो लेता है अभी इस तरह का ले गया है कि ये प्रो पाकिस्तान और इंडो पाक को एक ही हाइफेनेटेड वे में एक्सप्रेस करने वाली बात अमेरिका की तरफ से खुलकर आ गई है, जो कि बहुत आपत्तिजनक है बहुत सारे विश्लेषकों के लिए, भारतीयों के लिए भी, भारतीय दृष्टि से भी। पर आप इसको ऐसा मानेंगे कि ये भारत की कूटनीतिक हार है, या आप समझेंगे कि नहीं ये स्थितियां ऐसी नहीं है जो कि भारत इसके बारे में कुछ कर सकता था? प्रेम जी। देखिए, मैं तो बिल्कुल इसको कूटनीतिक हार नहीं मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप अल्टीमेट रिजल्ट देखिए। अल्टीमेट रिजल्ट वही है कि इज़राइल के फ़ेवर में अमेरिका है और भारत भी है। मोदी जी भी कहीं न कहीं इज़राइल का फ़ेवर करते हैं और वो बात निकल कर के यहाँ पर आई कि अमेरिका भी उनका फ़ेवर करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से उसको अपने पास बुलाया और उसको अपने ट्रैप में लिया और मोदी जी उनके ट्रैप में आए नहीं। क्योंकि उन्होंने बुलाया तो इनको भी था और वो एक लंच पर दोनों की फ़ोटो दिखा देते और फिर वो दुनिया को कहते रहते, देखो हमने 2 आणविक शक्तियों के बीच में बात कराई। जबकि उन्होंने ये मौका नहीं दिया और वो उनके बीच से निकल कर के इंडिया आ गए।
लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान मुनीर को हासिल क्या हुआ मिलने से? और शायद अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तान में इसका भारी विरोध होगा, क्योंकि जब हम जैसे लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं, तो एक राजनीति के अंदर इतने लीडर के रूप में खड़ा व्यक्ति क्या इस बात को नहीं पहचानेगा कि मुनीर की जनता, वहाँ की जनता कभी भी ईरान के अगेंस्ट में नहीं होगी। और मुनीर के सारे फैसले जो है वो इज़राइल के फ़ेवर में जा रहे हैं, जो कि अमेरिका की तरह ऐसा लगता है। उसने अपनी एयर स्पेस भी दे दी इनको। और आज तो मैंने सुना अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर एक मिसाइल अटैक कर दिया। अच्छा, तो ये अभी काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक इंटरनेशनल थ्रिलर में बैठे हुए हैं, जब तक सुरक्षित हैं, जो भी जहाँ पर है, तब तक हम सिर्फ़ समाचारों के ऊपर बात करते रह सकते हैं। जो पीड़ित हैं, वो सचमुच और जो कोई यात्रा में है, वो भी कहीं न कहीं खतरे सबके लिए बढ़ गए हैं। ऐसा अमेरिका की तरफ से सारे अमेरिकी नागरिकों को अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा है, वो चाहे जहाँ भी हों। तो ऐसी स्थिति मेरे समझ में बहुत समय के बाद कभी आई होती है। इसको लेके हम थोड़ा-सा इधर चलते हैं, आप दोनों से मैं जो भारत और कनाडा के संबंध हैं, तो आपको लगता है G7 बैठक के बाद में उस दिशा में कहीं कोई ऐसी सकारात्मक प्रगति दोनों देशों की दृष्टि से हुई है? क्योंकि इसमें हमने ये भी देखा कि वो वापस अपने जो राजदूत इत्यादि स्थापित कर देंगे, आने-जाने वाले लोगों को थोड़ी सुविधा रहेगी। इसके अलावा कनाडा ने पहली बार ये स्वीकार किया कि उसकी भूमि से खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी कार्यवाही हो रही। तो पहले गोविंद जी आप इसको कैसे इसका आकलन करते हैं? ये एक सकारात्मक कदम है। ग्रुप 7 में इनिशियली जब पता लगा कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया, तो बड़ा एक तरह से अफ़सोस हो रहा था कि एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी इंडिया के सामने कि पिछले ग्रुप 7 की पिछली मीटिंग्स में लगातार मोदी जी जा रहे थे और निश्चित रूप से एक राष्ट्राध्यक्ष जब इस मौके पर मिलते हैं, तो किसी भी देश के लिए अपने सामयिक समझौते करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि में ये मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो फॉर्च्यूनेटली मोदी जी को इन्विटेशन मिला, मोदी जी गए भी और जाने के बाद कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में उनकी मीटिंग भी बहुत अच्छी रही और ये बात सही है कि एक सकारात्मक संकेत था कि किसी न किसी स्वरूप में भारत और कनाडा के संबंध जो बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुके थे, उनमें सुधार शुरू हुआ है। क्योंकि भारत और कनाडा आज हम देखते हैं कि कनाडा में बहुत बड़ा समुदाय इंडियंस का है और वो अगर भारत विरोधी हो जाता है वो समुदाय, तो भारत के लिए कतई उचित नहीं है। तो वो एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ अशोक जी, जो आपने शुरुआत में बात छेड़ी थी उसकी तरफ आऊँगा कि एक तरफ 21 जून जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत ने पूरे विश्व समुदाय को विश्व शांति, सौहार्द, प्रेम, समन्वय, एक दूसरे के प्रति वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जो संदेश दिया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ जिस स्वरूप में शेप लेती जा रही हैं, वो लगता है कि उसकी मूल भावना का कहीं न कहीं अनादर हो रहा है। कि आज पहले रशिया यूक्रेन को लेकर के हम परेशान थे, अब ईरान इज़राइल को लेके परेशान ज़बरदस्त तरीके से था और जिस तरह से अमेरिका कूद पड़ा तीसरे विश्व युद्ध की आहट, और ये विश्व युद्ध की आहट न केवल मानवता के लिए बल्कि संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आप इसके जलवायु पर परिवर्तनों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में वहाँ पर प्राणियों का नाश हो रहा है। चाहे पशु हो, पक्षी हो या और समुद्री जीव-जंतु हो। ये जिस तरह का बारूद का ढेर पूरे दुनिया के अंदर उड़ता जा रहा है, ये बारूद का ढेर वो दुनिया को एक बहुत बड़े संकट की तरफ ले जा रहा है। एक तरफ हम जलवायु संकट की बात करते हैं और दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपको 24 से 26 के बीच में नाटो का शिखर सम्मेलन हेग में होने वाला है नीदरलैंड में। तो वहाँ जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जलवायु में सुधार करें। लेकिन जलवायु के सुधार में होगा कैसे? हम बिगाड़ के रास्ते तो खुद अपनाते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो विकसित देश हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि शायद वो और बेहतर करेंगे, लेकिन उन्होंने इस संकट को और लगातार बढ़ते जा रहा है। आज की ज़रूरत यही है कि भारतीय जो हमारी परंपरागत सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसका विश्वव्यापी प्रसार होकर के किसी न किसी स्वरूप में समस्याओं के समाधान के प्रति कोई शांतिपूर्ण तरीके खोजे जाए, तो शायद अब बेहतर होगा। तो ये जो बेहतर होने वाली बात कर रहे हैं वो सुनने में भी अच्छी लग रही है और हम ऐसा महसूस भी करते हैं कि इसका असर भी अच्छा होगा। पर प्रेम जी ऐसा लगता नहीं कि कोई इसको लागू करने की स्थिति में कोई भी नेता उस समझ के साथ काम कर रहा है या उस शक्ति के साथ काम कर पा रहा है। मोदी जी ने भी कई बार कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन वो युद्ध तो होते ही जा रहे हैं। अब इसमें मैं अब जो इन्होंने कहा कि अगले विश्व युद्ध की आड़ जैसी उस क्रम में रशिया ने खुलकर पहले ट्रम्प को फ़ोन करके अमेरिका के राष्ट्रपति जी को कहा था कि आप बीच में यहाँ पे गड़बड़ मत करना इत्यादि। वो उनकी भाषा अलग है, लेकिन जो इज़राइल ईरान के बीच में अमेरिका की भूमिका के संबंध में उनकी चर्चा कुछ हुई थी, कहते हैं 50-55 मिनट की बात हुई थी। और फिर अब ईरान के विदेश मंत्री पहुंच गए रशिया और उसके बाद में उनके समर्थन की बात पहले से ही कही थी,
पुतिन ने इसीलिए वो वहां पे गए। चीन ने भी कुछ समर्थन का है। आपको क्या लगता है ये जो चीन, रशिया या और कोई देश जो कि ईरान के प्रति सहानुभूति से देख रहे हैं अभी, वो कहीं कूद पड़ेंगे, कहीं ये और फ्लेयर अप होगा, या आपको लगता है कि ईरान बैक ट्रैक करने की बात को मान लेगा? देखो, मैं आपको कहता हूँ कि रूस और चीन तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें डायरेक्ट शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी-अपनी उलझनों में हैं और पहले अपनी उलझन सुलझाएँगे तो किसी दूसरे की उलझन सुलझाने में लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि चीन इसके अंदर कोई बीच में कूदेगा और ना कोई रूस इसमें। हाँ, ये बात से ज़रूर ये बात कहते रहेंगे। एक छोटा-सा इंटरजेक्शन मैं ये कर रहा था। जो बात आप कह रहे हैं उस प्रकार की बात इज़राइल के बारे में भी सोची जा सकती थी कि वो हमास से अभी तो निपटा ही है, अब कहाँ दूसरे फ्रंट खोलेगा, लेकिन उसने तो खोल दिया। नहीं, नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो अमेरिका से पंगा लेने के मूड में नहीं होगा। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ, वो इज़राइल जैसे देश के साथ में तो वो टकराहट पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फाइट जो है, जैसे अमेरिका और रूस कर जाएँ या चीन बीच में कूद जाए और इस तरीके से ये लोग डायरेक्ट फाइट में उतर जाएँ, ऐसा लगेगा नहीं। ये दबाव ज़रूर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अमेरिका पर निश्चित रूप से ये दबाव आएगा कि 2 बड़े विश्व की शक्तियाँ हैं, वो भी इसको रोकने का प्रयत्न कर रही है और वो समझा रही है कि आप डायरेक्ट फाइट में मत उतरो। और जैसा कि अमेरिका ने आज आज कहा भी है कि मेरा मेरा तो प्रयोजन सफल हो गया, जैसे भारत भी कहता था। मुझे लगता है कि ट्रम्प कहीं न कहीं भारत के मोदी जी के जो है वो अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं हर जगह पर। यहाँ पर भी उन्होंने, जैसे भारत कह रहा था कि मेरा प्रयोजन सफल हुआ, मुझे युद्ध नहीं करना था। मुझे तो उनके जो है एयरबेस वगैरह को भी मैं अटैक नहीं करना चाहता था। मैं तो चाहता था आतंकवाद समाप्त हो, मेरी लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान से नहीं। वैसे इन्होंने कहा मुझे आणविक शक्ति उसको नहीं बनने देना था, मैंने उसके विरोध में अपना जो है अब वो कर माफी दिया। चाहता हूँ, जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ईरान इस आर्ग्यूमेंट को कितना मानता है? और ईरान ने सीरिया में जो अमेरिका के ठिकाने थे, उनके सैन्य, उनके ऊपर अटैक किया ही है। तो फिर होता क्या है कि वो एक श्रृंखला चल पड़ती है, तूने ऐसा किया, देखिए मैंने ऐसा किया। अशोक जी, मैं ये बात तो कह देता हूँ कि ईरान कभी भी अमेरिका से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये जब जब इस्लाम खतरे में आता है ना, तो वहाँ पर जो है ये कभी कोई समझौता नहीं करते और ईरान की फितरत ये नहीं रही है। वो हमेशा जो है अटैकिंग मोड में ही रहा है और वो हमेशा युद्ध को कभी भी जो है उन्होंने शांति का पाठ उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, तो तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लेकिन विश्व शांति की बात कर रहे हैं, तो उसमें सभी को वो पाठ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है। समय बहुत कम है, पर चलते-चलते योग के संदर्भ को लेते हुए भारत की स्थिति अब इस समय में जो है, और खुलकर वो किसका साथ दें, नहीं दें, क्या लगता है आपको? इट इज़, जैसे कहते हैं भाई, अनएनविएबल पोज़ीशन है। यानी भारत अपने आप को ऐसी जगह पर, मुझे लगता है ऐसे विश्लेषक के रूप में जब मैं देखता हूँ कि ये काफ़ी डेलिकेट बैलेंस करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि आपकी विकास यात्रा भी अवरुद्ध नहीं हो जाए, किसी के साथ ऐसी एनिमोसिटी फ्लेयर अप होने वाली नहीं है, और पाकिस्तान के साथ की जो स्थिति है वो भी अभी तक पूरी तरह संतुलित नहीं है, तो वहाँ से भी सतर्कता की आवश्यकता है। पहले गोविंद जी, फिर प्रेम जी। अशोक जी, वाक़ई भारत के सामने एक तरह से कूटनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है कि भारत का कूटनीति की दृष्टि से कैसे वो अपना अगला कदम उठाएगा। आज के दौर में एक तरफ इज़राइल है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, चाइना और पाकिस्तान। ये कुल मिला के ऐसी अजीब-सी परिस्थितियों में भारत इस समय इस चिंतन का विषय है कि गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम या तो अमेरिका को बहुत नाराज़ कर सकते हैं, ना हम रशिया को नाराज़ कर सकते हैं, ना हम ईरान के साथ में, क्योंकि ईरान ने कुछ मौकों पर भारत का सहयोग भी किया है, कुछ मौकों पर उसने पाकिस्तान का सहयोग किया। लेकिन पिछले वर्षों से जब मोहम्मद रजा पहलवी का दौर था, तब ईरान पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। पिछले कुछ समय से वो पाकिस्तान के साथ गया, लेकिन वर्तमान परिवेश में फिर वो भारत का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान पर जब भारत के साथ में संघर्ष हुआ, तो ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो ऐसे कई मौके थे, तो हम ईरान के साथ भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा और भारत की घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए भी शायद कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत है। लेकिन भारत स्वाभाविक तौर पर इज़राइल का मित्र देश है, वैचारिक दृष्टि से धरातल पर, तो उस दृष्टि से इज़राइल के साथ में भी भारत के संबंध है। और अगर अमेरिका से हम दूर जाते हैं तो हमें ट्रेड, जो आपने पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात की अमेरिका की, लेकिन सही मायने में भारत का ट्रेड अमेरिका के साथ में, चाहे इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। ट्रंप भी भारत से बहुत ज़्यादा नाराज़गी की स्थितियों में नहीं आ सकते और ना भारत आ सकता। तो भारत को बहुत बैलेंस और संतुलित नीति की ज़रूरत है,
जहाँ एक तरफ वो इन सब के बीच में अब आज ज़रूरत तो इस बात की है कि भारत को लीड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना और रशिया एक तरह से ईरान के साथ में है, ये नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ में है। अमेरिका, नाटो और साउथ कोरिया और ये सारे के सारे एक तरह से अमेरिका और इज़राइल के पक्ष में है। तो इस स्थिति में भारत की ज़रूरत एक बैलेंसिंग की है। तो नॉन अलाइनमेंट का भारत का नारा था पहले, उस नॉन अलाइनमेंट की दृष्टि से भारत को इन सब के बीच में बैठ करके संतुलन स्थापित करके भारत दुनिया का फिर एक तरह से लीडर बन सकता है। तो विश्व गुरु शब्द जो है उसको लेते हुए जब मोदी जी गए G7 में, प्रेम जी, तो आपने देखा वो वायरल हो जाती फोटो, वो इटली वाली जो मिलती है उनसे, तो वो बहुत वायरल फिर से हो गई। और उन्होंने बहुत फुसफुसा के भी कहा, हो तो किसी माइक ने पकड़ लिया उसको कि आई वांट टू बी लाइक यू, यू आर द बेस्ट, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया था। तो आपको कितना लगता है ये उनकी जो छवि है, वो जैसे गोविंद जी कह रहे थे लीड करने वाली बात, मुझे लगता है ईरान के नेतृत्व के साथ में भी भारत का संवाद ये अमेरिका द्वारा हमले के बाद हुआ है। तो बहुत संक्षेप में कहाँ जाता हुआ देखते हैं अशोक आप? जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि भारत को तो अंतर्राष्ट्रीय लीडर होना है और अगर भारत की विदेश नीति रही है तो गुटनिरपेक्ष की रही है। तो भारत किसी एक देश की तरफ से अपनी वकालत नहीं कर सकता है, जैसे हमारी विदेश नीति रही है। तो भारत तो यही कहेगा कि ये युग युद्ध का नहीं है, जो कि मोदी जी कह रहे हैं। और उनका उनका उनके कहने से अगर युद्ध रुकता है या युद्ध के प्रति लोगों का मोह भंग होता है तो अच्छी बात है। लेकिन वो आवेग में जो भी होता है, और आपको पता है कि जैसे योग, अगर मैं योग की बात कहूँ तो 2025 के योग जो है असामान्य रूप से युद्ध के योग बन रहे थे। और वो सारे के सारे हमारे जितने भी ज्योतिष हैं, वो सब बैठ कर के एक ही बात कहते हैं कि मंगल से ये शुरू हुआ है। हाँ। और मंगल का वर्ष जब होता है मंगलवार से, और मंगल के जब कारक जो है उसके सामने आते हैं, तो मंगल तो मार्स है, वो सेना का और युद्ध का और दंड नायक है, तो वो दंडित करता है। तो परिस्थितियाँ योग के अनुसार भी ऐसी बन रही हैं कि एक दूसरे को दंड देने पे लगे हुए हैं लोग, लेकिन तो फिर भी हम ये तो कुल चाहते मिला यही हैं बिल्कुल, तो कि कुल शांति का योग बने। बिल्कुल, तो कुल मिला के शांति का योग हम अपने-अपने तौर पर अपने-अपने आस-पास जितना बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए। किसी बात को लेके बहुत अधिक आवेशित नहीं हो जाएँ और ये समझ के कि ये मेरी राय से भिन्न राय रखते हैं, किसी के प्रति हम बहुत अधिक क्रोधित स्वर में अपने को व्यक्त नहीं करें। वो मुझे लगता है हम अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष वाली स्थिति में नहीं है, तो भी अपने-अपने तौर पर अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए अपने आसपास के वातावरण में शांति का संचार करेंगे, तो कहीं न कहीं विश्व शांति की दिशा में वो कुछ योगदान अपना दे पाएगा। प्रेम जी और गोविंद जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। मुझे लगता है हम लोगों ने इस संदर्भ के कई आयामों को उस तरह से स्पर्श किया जैसा कि आमतौर पर मीडिया में कम सुनने में मिलता है। तो आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।